Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 21st December 2021. So, let's start today's discussion. The first article, Lok Sabha passes bill to link the electoral rolls with आधार. कल ही हमने इस आर्टिकल पे देखा कि डिस्कशंस हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस की बात की थी, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में चेंजेस की बात की, और हमने नेसेसिटीज़ देखी कि क्यों आधार को वोटर आईडी से लिंक्ड होना चाहिए, क्या उसके वजह से चेंजेस दिखेगा। और आज के आर्टिकल में ये बताया है कि लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया है। सो अब ये प्रॉपर हमारा एक्ट बनेगा। Government says the process will purify the voters list. Opposition slams that it isn't tearing हरी, बिकॉज ऑपोजिशन का ये मानना था कि इलेक्शंस हो गए या फिर एक सिटीजन्स की आइडेंटिटी एक ऐसी टॉपिक होती है जिस पे आप इतनी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि 3-4 दिन में आपने खुद से डिसाइड किया नहीं, और पासिंग इट बिकॉज यू हैव दी मेजॉरिटी विद इट। सो उन्होंने ये बोला कि ये हड़बड़ी इज़ नॉट गुड फॉर डिसीजंस व्हेन इट कम टू citizens of India. Amid vociferous protest by the opposition member, the Lok Sabha on Monday passed the bill to link electoral roll data with the Aadhaar ecosystem without any substantial discussion. यही इसी की वजह से opposition ज़्यादा भड़के हुए हैं कि आपने प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया इस चीज़ पर, बिकॉज डिस्कशन करना दैट मीन्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानना उस चीज़ के बारे में। विदाउट प्रॉपर डिस्कशंस, विदाउट प्रॉपर हैविंग अ डिबेट ऑन इट, हाउ कैन यू जस्ट पास अ बिल just with the majorities you have? The Union Law Minister Kiren Rijiju, while moving the Election Law 2000, ये जो बिल था जो पास किया है, इसका नाम हमने कल भी देखा था, इसका नाम था इलेक्शन लॉ 2021. Election Law 2021 amendment told the House that the linking of electoral roll with the person's Aadhaar was voluntary but went on a quota. A report of Parliamentary Standing Committee on this procedure said that it will purify the rule. बिकॉज इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशंस उनकी हुई थी, और उन्होंने बोला कि ये हमारे वोटर्स आईडी की लिस्ट को और हम बोल सकते और क्लियर एक और ट्रांसपेरेंट कर सकता है। In a department from the norms, even Congress leaders in the House, Adhir Ranjan Chaudhary, was seen throwing bits of paper towards the well of House in the protest. BJP member Nishikant Dubey alleged that Congress and Trinamool Congress members were opposing the bill as they relied on the illegal Bangladeshis as their vote banks. ये एक पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिक्स के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अगर हम बात करें, ममता बनर्जी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। हमें पता है वेस्ट बंगाल में अगर हम जाएंगे या फिर ये सब जगह जो थोड़े ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे तो उधर आपको माइग्रेंट्स मिलेंगे, बांग्लादेशीज, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हम बोल सकते हैं कि एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि ये जो बांग्लादेशीज होते हैं दे हैव मोर प्रेफरेंस फॉर तृणमूल कांग्रेस, बिकॉज ममता बनर्जी की आइडेंटिटी अगर हम खुद देखेंगे तो वो प्रूव्ड नहीं कि शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन। ये बोला जाता है कि शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बांग्लादेश माइग्रेंट्स जो इंडिया में आई थी। तो उनके लिए कंसर्न की वजह से तृणमूल कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये बिल को, जस्ट बिकॉज उनको एक डर है कि माइट भी ये बिल अगर पास हो गया तो आपको लिंकिंग करना पड़ेगा, आधार लिंक्ड नहीं है मतलब आपको वोट देने नहीं मिलेगा, और वोट बैंक अफेक्ट हो जाएगा ममता बनर्जी का। तो ये एक उनका कंसर्न है, क्योंकि सबको अपने अपनी सीट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, सबको पावर इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से दे आर मेकिंग अ केओस ओवर द बिल. Opposing the passage of the bill, Mr. Chaudhary said, "What is the tearing hurry to pass the bill? It should be sent to the standing committee first." Responding to him, the law minister said that provisions were extensively discussed by the parliamentary panel on the law and justice and also gave an anonymous report on it. So उनको हम बोल सकते हैं बैक आंसर देने के लिए ये भी बोला कि पार्लियामेंट्री कमेटी पे इस पर डिस्कशन हो चुका है, पार्लियामेंट्री जो पैनल बैठी थी उन्होंने प्रॉपर डिस्कशन कर दिया है इस पर, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसके लिए वापस एक स्टैंडिंग कमेटी को डिसीजंस या डिबेट के लिए बुलाओ.
While Trinamool members Kalyan Banerjee and Mahua Moitra were agitated over the government pushing through the bill, parties that are friendly to the government, the Biju Janata Dal and YSR Congress also urged it not to pass the bill. तो ऑपोजिशन है, ऑब्वियसली उनका काम है अपोज करना, उनके अपने अपने रीजंस की वजह से, बट फाइनल चीज़ यही हुआ कि उन्होंने पास कर दिया। अब ये प्रॉपर एक्ट बनेगा जिसकी वजह से अब हमारे इलेक्शन आईडी कार्ड जो होते हैं वो आधार से लिंक होंगे। कहीं ना कहीं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया शायद वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना अगर इसको लाए तो इफेक्टिवली काम करेंगे। एंड वी कैन कम टू नो कि कितनी नंबर ऑफ इंसर्जेंसी इंडिया में हो रही है, कितने एक्चुअल सिटीजन्स है कि नहीं। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के भी एवरी साइड एज अ प्रो एंड कॉन, तो इसमें भी कुछ इश्यूज ऑब्वियसली आ सकते हैं, बट करेंटली के लिए ये बिल को पास कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल है भीम स्टैक वर्किंग ऑन द जॉइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान। अब भीम स्टैक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस है वैसे वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है भीम स्टैक, जिन्होंने एक प्लान या फिर एक रिलीफ प्लान बनाया है बाय द नेम ऑफ पैनिक्स 2021। ये करंट अगर हम देखेंगे बहुत टाइम बाद हम ले सकते हैं 7-8 महीने बाद बीमस्टैक की ऐसी कुछ न्यूज़ आई है हमारे लिए। The SOP changed after COVID Army Chief. The COVID pandemic has been the black swan event that overwhelmed the national capacities, disrupted the supply chain and brought people back to drawing board. Chief of the Army Mr. हम सबको पता है मनोज मुकुंद Narawane said on the Monday the inaugural event of Penex 2021 और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ये जो है अब अगेन आ सकता है कि पेनिक्स किसके रिलेटेड है, आपको अलग अलग देगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, बट इट इज़ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। डीएम का वन ऑफ द एक्सरसाइज है ये आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और किसके अंदर है ये, कौन सी कंट्रीज हो सकता है, कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, यूनेस्को दे देंगे आपको, फिर G20 G7 या ब्रिक्स दे देंगे, आपको याद रखना है इट इज़ अंडर भीम स्टैक। पेनिक्स आर्टिकल देख लेते हैं, देन हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बीमस्टैक और पेनिक्स के बारे में। पेनिक्स 21 therefore is a unique as it is for the first time that the exercise of this magnitude involving the multiple agencies from multiple countries to be undertaken to review the humanitarian assistance and disaster relief mechanism। पैंडमिक के वजह से, कोविड के वजह से, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने के कारण उन्होंने बोला क्यों नहीं हम नेशनल लेवल पे ऐसी सारी कंट्रीज़ को लाकर ऐसे इनिशिएटिव ले विच विल हेल्प नॉट ओनली वन कंट्री बट द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑल्सो। ये एक प्लान आया है। अब भीम स्टैक अगर हम देखें, चलिए अब भीम स्टैक हम देखते हैं। चलिए भीम स्टैक से पहले हम एक बार पेनिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पेनिक्स है क्या। पेनिक्स 21 जो है भीम स्टैक के अंदर, भीम स्टैक का फुल फॉर्म अगर सबसे पहले मैं बताऊं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज भीम स्टैक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये कंट्री है, ठीक है। 2021 का ये वन ऑफ द फर्स्ट प्लान है जो भीम स्टैक के अंडर आया है। अब पेनिक्स की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और रिलीफ डिज़ास्टर रिलीफ फंड ये दोनों पे पेनिक्स काम करेगा। इसके सब्जेक्ट मैटर्स और जो डेलीगेट्स होंगे, जो कंट्री कौन से कंट्रीज़ कंसिडर करेंगे, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड, यही कंट्रीज़ हैं जिस पर ये वर्किंग करेंगे, जिनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फ़ंड चाहिए तो उनको फ़ंड या फिर रिलीफ के लिए जो भी वर्क होगा वो मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। पेनिक्स का पेनिक्स की एम अगर हम देखें तो इट इज़ टू फॉस्टर दी जॉइंट प्लानिंग एंड बिल्डिंग दी रीजनल कॉरपोरेशन, ताकि ऑल ऑफ दी सडन अगर कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट आए, डिज़ास्टर आ जाए, कोई नेचुरल सर्कमफरेंस बन जाए तो उसको हम टैकल कर सके, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला तो ये इम्पॉर्टेंस इसके लिए बनता है क्योंकि कोविड हमारा वन ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है विच इज़ हार्मिंग मैनी कंट्रीज़ एट अ गो, ठीक है।
डिज़ास्टर कोविड पैंडमिक के टाइम एक नया चेंज लाने के लिए, कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए ये पेनिक्स आया है। सो पेनिक्स में प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। किस कंट्रीज़ ने लाया है? तो बीमस्टैक ने लाया है 2021 के अंडर। अब भीमस्टैक देख लेते हैं। भीमस्टैक का आपको मैंने फुल फॉर्म जैसे बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें हमारी ये 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये बना कब था? सो ये हमारा बना था 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन। हर एक डिक्लेरेशन, हर एक कॉन्फ्रेंस, हर एक कन्वेंशन के ऊपर हमारी कोई भी कमेटी बनती है, तो इसका जो बनना था, इसका जो फाउंडिंग था, दैट वाज ऑन दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 कंट्रीज़। 5 जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और 2 जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। अगर आप मैप देखोगे यहाँ पर, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो है नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। वेयर एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इसमें हैं वो है आपको थाईलैंड एंड म्यांमार। ठीक है, करेंटली अगर हम देखें, फर्स्ट जब मीटिंग इसकी हुई थी तब थाईलैंड इसका चेयरपर्सन था और करंट अब श्रीलंका फ़िलहाल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद इसका जो फोकस है, ये यूजुअली आप नोटिस करोगे कि अगर मैं बोलूँ, सार्क का जो वर्किंग है, सेम पैटर्न ऑफ वर्किंग ये भी होता है, उनके साथ इंटरगवर्नमेंटल वर्क इन करता है। अब अगर आप बीमस्टैक के बारे में लिखोगे तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फीचर्स में डाल सकते हो कि वर्ल्ड का 22% ये 7 कंट्रीज़ या बीमस्टैक के अंडर आता है। इट कंबाइंस फॉर 2.7 ट्रिलियन GDP, ये 7 कंट्रीज़ का मिलाकर। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस बे एवरी ईयर, ये कंट्रीज़ को मिलाकर टोटल वर्ल्ड का 1/4 गुड जो है यही कंट्रीज़ प्रोड्यूस या ट्रेड करती है। एंड 6 फोकस ऑफ एरिया है, दैट इज़ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरी। सो T4EF, टैफ, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनर्जी एंड फिशरीज़, ये 6 मतलब वर्किंग सेक्टर्स हैं हमारे बीमस्टैक के। ठीक है, अब आपको आंसर कहीं ना मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे दिया या बीमस्टैक के ऊपर या साउथ एशियन ग्रुपिंग पे आपको लिखना पड़ा, तो ये ग्रुप के बारे में आप लिख सकते हो कि नाम क्या है, उसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, करेंटली कौन चेयरपर्सन कर रहा है, कितनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ऑल दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, और पेनिक्स को भी। अगले आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल है यामीन लीड्स इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले मालदीव्स में ऑल ओवर द कंट्री ये चीज़ हो रहा था कि इंडिया की जितने भी इनिशिएटिव्स है, इंडिया के साथ जितने भी एसोसिएशंस हैं मालदीव को, उसको आप थ्रो बैक करो, उसको आप सपोर्ट मत करो, उसको आप रिजेक्ट करो। बट उस टाइम पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बोला कि इंडिया ने हमेशा से हमारे साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखा है, इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड अस ऑन दी बेसिस ऑल दी क्राइसिस। तो आई बीइंग इन दी पावर या फिर कंट्रोलिंग अ कंट्री और हैंडलिंग अ कंट्री, मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। कुछ दिन पहले ही फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, जिनका नाम है मिस्टर यामीन, उनको रिलीज़ किया गया था और उन्होंने बोला कि मैं इंडिया आउट कैंपेन चलाऊंगा या फिर मैं लीड करूंगा। देयर आर सम ऑफ द रीजंस वाई इट। तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वही बताया कि उनको जेल से वो छूटे हैं और वो अभी इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि अगर इंडिया आउट कैंपेन है तो ये दोनों में आता है, GS2 दोनों जो इंडिया नेबर कंट्रीज़ के पार्ट में भी आ सकता है या फिर ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट के ऊपर भी ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स या मेंस दोनों में भी आएगा। अब क्या हुआ था, जो इंडियन हाई कमीशन है मालदीव्स में, उन्होंने गवर्नमेंट एक्शन लिया था, जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल्स और सोशल मीडियाज़ पे देखा था कि जो आर्टिकल्स और सोशल मीडिया वो उनके कमीशन और डिप्लोमेट्स के ऊपर पोस्ट कर रहा था इन अ डिफेमेशन वे, दे वर डिफेमिंग देम। So India Out campaign in Maldives have started somewhat last year में on the ground कि सोशल मीडिया पे ये स्टार्ट हुआ सम हैशटैग को लेकर, वहाँ से स्टार्ट होते होते वो अभी वर्ल्ड कंट्री वाइड उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि पीपल टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक क्लोज रिलेशन जो है मालदीव्स और इंडियन गवर्नमेंट का, उसके ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट बनवा है। किसी एक
पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट किया है। अब हम देखते हैं कि रीजंस क्या है, क्या फैक्टर्स हैं कि कंट्री वाइड लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। सबसे पहला फैक्टर जो बोला जाता है दैट इज द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। So the anti-Indian sentiment didn't just sprout overnight last year, but nearly a decade old, and can be traced back when Abdullah Yamin became the president in 2013. He used the anti-India sentiment for his political mobilization and started tilting towards China. India-Maldives relation deteriorated during the reign of यामीन्स गवर्नमेंट। जब ये गवर्नमेंट में थे 2013 से 2015 तक, उन्होंने हमेशा से एंटी इंडिया चीज़ों को रखा और थोड़ा चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहे वो। उसके बाद इनके बाद वाले जो प्रेसिडेंट बने, जो कि हमारे हैं इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं इंडिया हमारे मतलब जब से हम अगर डिकेड से बात करें तो इंडिया की रिलेशन हमेशा से मालदीव्स के साथ बहुत अच्छी रही है, सो हम जो है इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाज द रीज़न कि ये इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चालू हुआ। दूसरा जिस पर कंट्रोवर्सीज बनी थी मालदीव्स में वो ये था इंडियन हेलीकॉप्टर। अब इंडियन हेलीकॉप्टर क्या है, दो ऐसे ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडिया ने मालदीव्स को दिए थे 2010 में और 2015 में। दो ऐसे गिफ्ट किए थे इंडिया ने मालदीव्स को, ध्रुव ALH, ठीक है, और ये दोनों ही जो है वो ओशन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता था, एयरलिफ्टिंग पेशेंट्स के लिए यूज़ होता था, सर्विलेंस और वेदरिंग के लिए यूज़ होता था। तो जब मिस्टर यामीन अपने पार्टी में थे तो उन्होंने क्या दिखाया कि इंडिया जो गिफ्ट कर रहा है, इंडिया जो मालदीव्स को ये गिफ्ट दे रहा है, इट इज़ बिकॉज इंडिया अपना मिलिट्री या फिर कंट्रोल बनाना चाहता है मालदीव्स में। अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ चाइना, तो चाइना जो श्रीलंका में, पाकिस्तान में पोर्ट बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, वो बेसिकली उस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, उस एरिया के को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। सेम चीज़ मिस्टर यामीन ने अपने रूलिंग टाइम पे बोला कि इंडिया ने जो ये दोनों गिफ्ट किए थे वो इसके लिए किया था बिकॉज वो ये मिलिट्री चॉपर्स दे के एक मिलिट्री प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि इंडिया का मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ था कि लोगों को ऐसा दिखाया गया कि उनकी सोवरेनिटी उनसे चली जाएगी बिकॉज इंडिया मिलिट्री प्रेजेंस अपना यहाँ पे शो कर रहा है। बट फिर क्या हुआ कि उनके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हमारे मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद 2018 में, उन्होंने क्या बोला कि ये चॉपर्स जो है हम इसको यूज़ करेंगे बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर आर हेल्प। तो उन्होंने वो सारे स्टेटमेंट्स को नलिफाइड कर दिए। तो ये एक कंट्रोवर्सी बना था। उसके बाद से ओपेकनेस इन दी इंडियन एंड मालदीव रिलेशनशिप अगेन क्यों हुआ, सोशल मीडिया पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और फिर ये सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया गया कि इंडिया को बाइकआउट करो, क्योंकि लोगों के अंदर वो चीज़ डाल दिया गया था कि इंडिया वांट्स टू डोमिनेट अस। सो सम ऑफ वी कैन से कि एक डोमेस्टिक अफेयर्स इनमें क्लियर नहीं था, डोमेस्टिकली चीज़ें क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से ये इतने लार्ज बेसिस पे चालू हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे ये इंडिया आउट कैंपेन चालू करने लगे। सो इंडिया का कहीं ना कहीं अभी इंडिया को वर्क करना पड़ेगा टू चेंज द परसेप्शन, टू चेंज द मैनेजमेंट, ताकि उनके लिए थोड़ा सा वो लोग इंडिया को उस गलत सेंस में ना ले। वो अलग बात है कि इंडिया का जो अभी करंट प्रेसिडेंट है ही इज़ सपोर्टिंग वेरी वेल, ही हैज़ नेवर स्टेटेड एनी रॉन्ग थिंग अगेंस्ट इंडिया एज अ फ्रेंडली नेशन और अ नेबर कंट्री। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि क्यों इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ है। अगले आर्टिकल पे जाए। अगला आर्टिकल है दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स द प्ली सीकिंग पोजेशन ऑफ द रेड फोर्ट। अब इसकी अगर हम बात करें तो रेड फोर्ट जो है हुआ क्या था, 15 या 20 दिन पहले ही रेड फोर्ट को लेकर एक पेटिशन साइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। जो पेटिशन जो है, हिस्ट्री अगर आप लोग ने मेडिवल हिस्ट्री या मुगल्स पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा लास्ट जो हमारे मुगल थे मोहम्मद शाह ज़फ़र की जो ग्रैंड सन की विडो हैं, उन्होंने ये पेटिशन लिखा सुप्रीम कोर्ट में कि रेड कोर्ट
हमारा पोजेशन है, रेड कोट को आप हमारे नाम पे करो, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे करो। वो अलग बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग दैट कि 150 इयर्स हो चुके हैं, आपको अभी अचानक से क्यों याद हुआ है 15 दिन पहले। अगर आपको लग रहा था कि आपका पोजेशन है, तो जब से आप इस फैमिली के पार्ट बने तब से आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए था। या फिर अगर आप बहादुर शाह जफ़र की फैमिली क्लेम से बात करें तो उनको कोई ना कोई क्वेश्चन करना चाहिए था। ऑल ऑफ सडन आप जो ये पिटीशन साइन कर रहे हो, दैट डजंट मैटर्स। So Mr. Begum in her play said that she was rightful owner of Red Fort as she has inherited his property from the ancestors of Bahadur Shah Zafar too. The king of Delhi and the government of India is an illegal occupant of the property. उन्होंने ये सब चीज़ petition में दिया है. In her petition filed through the advocate Vivek More, the 68-year-old said she is currently living in a slum in Howrah, West Bengal, in an unhygienic condition. Ms. Begum, who also claims to be illiterate, says that her family was deprived from the ancestral property which was taken forcefully by British East India Company in 1857. बिकॉज हिस्ट्री हमने पढ़ा है, रेड फोर्ट जो है उस टाइम पे जब एक्चुअली मुगल्स के अंडर ही था, वहाँ पे मुगल जो रहते थे उनकी फैमिली पूरी रहती थी। और 1857 के स्ट्रगल के टाइम पे भी हमने देखा कि बहादुर शाह जफ़र जब मर गए तो उनके बाद उनकी जो वाइफ थी और उनके बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया, ज़बरदस्ती उनको उनके घर से बाहर निकाल कर फेंका था। सो वो चीज़ सही है। Justice Pali, however, questioned that why Ms. Begum or other descendants of Bahadur Shah Zafar did not raise the issue till today. Everybody knows that Bahadur Shah Zafar was exiled by the British क्योंकि Britishers ने उनको मारा था. Why was nothing filed in this much time? If her ancestors didn't do it, how can she do it? तो ये क्वेश्चन उनके अगेंस्ट उठा गया कि 150 साल हो गया है अब तक, आप अभी अचानक से क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो। दूसरी, in her petition, Ms. Begum said that in 1960, the government of India under Prime Ministership of Jawaharlal Nehru recognized Mirza Muhammad Bedar Bakht as the inheritant of the late Bahadur Shah Zafar and the political pension was granted to him. Then in 1965, Ms. Begum got married to Mirzapur Muhammad Bakht. In 1980, Mirza Muhammad Bedar Bakht died and on 1st August they were granted the political pension. So उन्होंने ये बोला कि 2010 तक कोई हमें पॉलिटिकल पेंशन्स दिए जाते थे, 400 रुपये महीना और 6000 महीना अलग अलग। इसके वजह से हमने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, बट नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट एंड वी वांट कि हमारा जगह हमको मिल जाए। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो रेड फोर्ट के बारे में हम जानेंगे। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से रेड फोर्ट का कब बना और किसने बनाया, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस में भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक अगर आप लोग ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफ़र जो 1857 स्ट्रगल के टाइम मर गए, उनकी वाइफ उनके बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल रखा था रेड फोर्ट पर। सो जो रेड फोर्ट का फाउंडेशन है, ठीक है, जो फाउंडेशन किसने स्टार्ट किया है, तो हमारे मुग़ल एम्परर थे शाहजहाँ, उन्होंने रेड फोर्ट बनाया या उसका फाउंडेशन रखा। स्टोन जो है 1618 में उन्होंने अपना इसका स्टोन रखा और इसका जो प्रॉपर वर्किंग पूरा बन के तैयार हुआ 1647 में। आर्किटेक्ट अगर हम बात करें तो ये दो अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के कॉम्बिनेशन हैं। एक है तिमरुद्दीन, दैट इज़ फ्रॉम तिमरुद्दीन, और पर्शियन, ये दोनों कल्चरल या दोनों आर्किटेक्चर स्टाइल का मिक्सचर बनाया गया था रेड फोर्ट को। और उस्ताद मोहम्मद लाहौरी इनके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने रेड फोर्ट का पूरा बनाया है। सो द फाउंडर या फिर जो मेकर हैं इनके, दैट इज़ उस्ताद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद लाहौरी के बाद में अगर हम देखें, इंडो इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी आज के टाइम पे भी उस कॉम्प्लेक्स में आपको प्रेजेंट मिलेंगे, बट जो बेस है वो तिरमुद्दी और पर्शियन पे है। आज के टाइम पर रेड फोर्ट जो है यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है।
और फीचर्स अगर हम बात करें इसमें, तो विद द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 miles, द फोर्ट इज एन इरेगुलर ऑक्टागॉन एंड हैज़ 2 एंट्रेंस, दी लाहौर एंड दी दिल्ली गेट, 2 उसके एंट्रेंसेज हैं, ऐसे इस वे में बनाया है। उसके बाद इनके जो फीचर्स हैं उस बिल्डिंग के, एक फर्स्ट फीचर है दैट इज़ दीवाने आम। ठीक है, तो दीवाने आम जो है वो उस फोर्ट का हॉल है जहाँ पे पब्लिक ऑडियंसेस बैठते थे उस टाइम पर, जो डिग्निटरीज आते थे या जो डिस्कशंस होते थे सारे, वो उस दीवाने आम में बैठ के किया जाता था। इटालियन पेट्रा दूरा वर्क इज़ ऑल्सो शोन, एक इंट्रेंसिक वर्क है जो एकदम इंट्रिकेटली बनाया जाता है नेट बेसिस पे, उसको हम पेट्रा ड्रूरा वर्क बोलते हैं। वो आपको उसके हॉल में दीवाने आम में मिलेगा। दीवाने आम के बाद नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज़ दीवाने खास। सो दीवाने खास जो है ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था, ये सबके कॉमन जो सिटीजन्स या कॉमन जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो नहीं था, ये प्राइवेट ऑडियंस एक पेवेलियन वाइट मार्बल में बनाया गया था। और ये यूजुअली फेमस एक इधर फेमस रखा जाता था जहाँ पे किंग्स बैठते थे, दैट वाज द पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन हम सबको पता है कि नादिर शाह 1739 में लेकर चलेगा, जो आज के टाइम पे किसी और कंट्री के पास है। सो 1739 से पहले पीकॉक थ्रोन इंडिया के पास ही था, दीवाने खास में उसे रखा जाता था जहाँ पे मुग़ल जाके बैठते थे। और उसके बाद 1739 में नादिर शाह लेकर उसको चले गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो और एक फीचर है दैट इज़ दी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। यूजुअली शाहजहाँ जो जितने भी आर्किटेक्चर्स बनाते थे उनके इसमें 2 चीज़ बड़ी कॉमन रहती थी, एक जो रहती थी गार्डन्स और दूसरा एक वाटरफॉल या ऐसा कुछ उनके इसमें कॉमन रहता ही था। सो गार्डन्स और वाटर चैनल्स इस रेड फोर्ट में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। इंडिपेंडेंस की बात अगर देखें तो कहीं ना कहीं रेड फोर्ट वाज द प्लेस जहाँ पे हम इंडियन फ्लैग आज भी हॉइस्ट करते हैं। एवरी ईयर 15 अगस्त 1947 को इसको हॉइस्ट किया जाता है और वो इंडिया का एक सिंबल दिखाता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया फ्रॉम दी ब्रिटिश रूल। सो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी हमारे मुग़ल से लेके अब तक जो है इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, और यूनेस्को में भी इट इज़ स्टेज्ड। तो लेट्स सी क्या डिसीजन दिया जाता है, क्योंकि बीइंग द पार्ट ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ मुग़ल उनको भी कहीं ना कहीं देयर कैन बी अ रीज़न कि बहुत सारे रीज़न की वजह से उनकी वैसे कंडीशंस है या तो उनके पेंशन स्टार्ट कर दो, बट सडनली क्लेमिंग दैट रेड फोर्ट इज़ योर पोजीशन दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इतने सालों बाद यू आर क्लेमिंग इट। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।